हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने लास्ट दो लेक्चर्स में जो टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स में से यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। जो क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी जो क्लियरिटी है टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो और अच्छे से होगी। क्योंकि बिना किसी क्वेश्चंस के हम कोई भी टॉपिक कितना भी स्टडी कर लें, कितना भी हम उसको रीड कर लें, लेकिन बिना टॉपिक के हम उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, समझने में थोड़ी मुश्किल रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स के अंदर हमें क्वेश्चंस ही करने होते हैं और क्वेश्चन से ही एक पूरे टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी बनती है। ठीक है, हमारी सीरीज चल रही है जेईई नीट सीबीएसई फाउंडेशन और उसका वेक्टर्स चैप्टर का आज तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में सबसे पहले हम जो लास्ट के जो दो लेक्चर्स के उनका एक ब्रीफ में रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं रिवीजन। तो देखो, रिवीजन में सबसे पहले है शॉर्ट रिवीजन लिखा हुआ है, आपको पता है। यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन का मतलब ये है कि भाई हम एकदम बिल्कुल जो डेफिनेशन होती है उन्हीं को आगे से आगे स्टडी करते हुए चलेंगे। शॉर्ट रिवीजन, स्केलर सबसे पहले आता है अपने पास। स्केलर, स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। उन क्वांटिटीज को आप क्या बोलते हो? स्केलर क्वांटिटी बोलते हो। ठीक है, एग्जांपल डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी एंड पावर, ये सारी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर हमारे पास सेकंड टाइप की क्वांटिटी आती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। इन दोनों की हेल्प से ही आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी क्वांटिटी में जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है, डायरेक्शन की भी वहां पर सिग्निफिकेंस होता है, उस क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये इसके एग्जांपल है जो आपने अभी तक सुने हैं, स्टडी पढ़े हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इतने ही एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो वेक्टर्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल जो आएंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ में है। आपको डिटेल में अगर ये पूरे टॉपिक चाहिए तो आप हमारा जो वेक्टर का लेक्चर सीरीज है, इसका आगे के टॉपिक्स आप देख सकते हो, इसका पूरा डिटेल लेक्चर वो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए वेक्टर्स को, वो देखना है। तो एक तो पहला रिप्रेजेंट ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को। ठीक है, उस एरो के लिए एक होगा स्टार्टिंग पॉइंट जो टेल होगा, एक होगा एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो क्या होगा उसका हेड होगा। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसके टेल से हेड की तरफ होती है, जो यहां पे लिखा हुआ है। और हेड से टेल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो इस वेक्टर की लेंथ है, वो क्या कहलाएगा? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका यहां पे क्या है? मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल भी कह सकते हो लेकिन मैथमेटिकल अच्छा है। मैथमेटिकल जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है? किसी भी वेक्टर को अगर आपके सामने कोई एक स्पेसिफिक कोई वेक्टर है, जैसे मैंने लिखा वेक्टर ए, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आप ए के ऊपर एक एरो लगा दोगे, ए के ऊपर आप एरो लगा दोगे। ए उसका स्पेसिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, और एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो ए है वो एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है यदि आपने उसके ऊपर एरो लगा दिया। ठीक है, एक और तरीका है, जैसे यहां पर आपके पास ये वेक्टर आपका एरो दिया हुआ है, इस एरो पे स्टार्टिंग पॉइंट है कोई भी, मान लो P, इसका एंड पॉइंट
क्यू। तो ये जो वेक्टर है ना, इसको थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका हो जाता है पी क्यू, पी क्यू के ऊपर एरो। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आपका एक एरो का एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस गिवन वेक्टर का, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो वेक्टर ए, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, तो ये वेक्टर बन गया, ठीक है। अब इसी गिवन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस विल बी, ये जो मोड है ना, मोड के बीच में आप ए वेक्टर लिख दो, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो और साथ में आपने दो लाइनें खींच दी, ये वेक्टर बन गया, ये इसका मोड बन गया। तो जो मोड ऑफ ए होगा वही क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जो बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे, आप सिंपल अगर ए भी लिख देते हो, सिर्फ ए भी लिख देते हो, वो भी उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ओके, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ए वेक्टर और इसके साथ में लिख दिया ये, तो ये तो हो जाएगा क्या, ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है, इसका मीनिंग क्या है, यही है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस मोड और सिंपल ए। फिर अब है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। जो वेक्टर यहां पर ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होगा ना, जो यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए के ऊपर कैप लगा देंगे। ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, केवल और केवल डायरेक्शन होती है, उसी को मैग्नीट्यूड, उसी को यूनिट वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके सामने है वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का देखो सिंपल सा तरीका है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ए का मोड हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्शन, मतलब कि यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो दोनों को मिलकर क्या बना दिया हमने, वेक्टर ए बना दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, याद रखना इस चीज को, बहुत ध्यान में रखने की, बहुत ही अच्छे से याद रखने की चीज है ये, ठीक है ना। ये है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, इधर है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इसलिए इनको मैंने यहां पे लिखा है, क्योंकि ये वेक्टर्स की ही डेफिनेशन है अलग अलग टाइप की, इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखा है। सबसे पहले है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए लिखूं, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया ए, अभी केवल एरो से ही काम चलाता हूं मैं, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है। देन उसके बाद है ऑपोजिट वेक्टर। सेकंड नंबर, ऑपोजिट वेक्टर का मतलब हो गया कि जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। क्या, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके, शॉर्ट टर्म्स में लिख रहा हूं, थोड़ा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। देन थर्ड नंबर पे क्या आपके पास, थर्ड नंबर पर है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर का मतलब हो गया आपके सामने जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ क्या हो, अनइक्वल हो या डिफरेंट हो। या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए, या डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, या दोनों ही डिफरेंट हो जाए।
तो उस कंडीशन में हम उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। अनइक्वल वेक्टर बोला जाता है। जैसे यहां पे किसी को एक को मैं छोटा बड़ा कर दूं, किसी एक को थोड़ा सा घुमा दूं, दोनों को छोटा बड़ा कर दूं, दोनों को घुमा दूं, तो इतने में ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल होता है। फिर है पैरेलल वेक्टर। इनका जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो वो होंगे पैरेलल वेक्टर। जैसे ये जो दोनों वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर है। अगर मैं ऐसा वेक्टर बना देता हूं तो ये भी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। एक बात यहां से ध्यान रखोगे आप, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ऑल द इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स बट नॉट वाइस वर्सा। सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होना जरूरी नहीं है, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। हाँ, देन एंटी पैरेलल वेक्टर, इनके लिए क्या है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। एंटी पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। और ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल वेक्टर है। ओके, इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इनका जो मैग्नीट्यूड है छोटा बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अब देखो, ऑल द ऑपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑल द ऑपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर बट नॉट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर ऑपोजिट वेक्टर। तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, आप इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, हो जाएंगे। जो ऑपोजिट वेक्टर है ना, इसको नेगेटिव वेक्टर भी कहा जा सकता है। ओके, ये ध्यान रखोगे आप। देन है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ओके, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। ये जो मैंने 3 वेक्टर्स बनाए हैं, 4 वेक्टर्स बनाए, वो क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन को लीनियर वेक्टर, वेक्टर्स along same एक्शन, एक ही लाइन ऑफ एक्शन के पास, एक ही लाइन के आने वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये वेक्टर लिख रहा हूं, दूसरा वेक्टर ये लिख रहा हूं, तीसरा वेक्टर ये लिख रहा हूं, ये तीनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, ये एक ही लाइन के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, देन कोप्लेनर वेक्टर, which lie in same plane, which lie in same plane। ऐसे वेक्टर्स जो हमेशा एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हो उनको कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, जब 2 वेक्टर होंगे ना, तो 2 वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होंगे ही होंगे। 2 वेक्टर, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स, बट दिस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर 3rd वेक्टर और 3 वेक्टर। 3 वेक्टर्स के लिए पॉसिबल जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ये जो कंडीशन है, अगर मेरे पास 2 वेक्टर है ना, ऐसे 2 वेक्टर है, ये दोनों इस वाले प्लेन के अंदर है, ठीक है। अगर ये दोनों ऐसे हो गए, ऐसे हो गए तो ये वाला प्लेन हो गया, अगर ऐसे हो गए तो ये वाला प्लेन हो गया, अगर ऐसे हो गए तो ये वाला प्लेन हो गया, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही मैं 3rd वाला वेक्टर ऐड करूंगा तो ये एक कंडीशन में हो भी सकते हैं। अब देखो 3 अलग अलग प्लेन हो जाएंगे इनके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 वेक्टर हमेशा एक कोप्लेनर होंगे और तीसरा वेक्टर आने पर डिफरेंट हो जाता है, मामला गंभीर हो जाता है। फिर इसके बाद है पोलर वेक्टर।
पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन होती है। वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अलोंग द मोशन होती है उनको बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, having direction along the line of मोशन, लाइन ऑफ मोशन के अंदर जिनका होगा वो वहां पे पोलर वेक्टर होंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर। ओके, फिर इसके बाद कुछ वेक्टर ऐसे हैं जिनकी जो डायरेक्शन है ना वो किधर होती है, वो होती है आपकी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल के लिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये इनकी टॉर्क, इनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए। बहुत इजी है, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया। अभी ज्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कोई चीजें नहीं है इधर उधर की। तो आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देके इसको सीखना है, लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो ये बहुत काम की चीज है। बिना एंगल फाइंड आउट किए किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे की कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रकार का वेक्टर्स का एनालिसिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल्स का ही तो काम है वेक्टर। अगर एंगल ही नहीं होता समझ में आएगा वेक्टर्स का, तो फिर तो स्केलर ही पढ़ रहे हैं हम, साइंस के लायक ही नहीं है, फिर साइंस छोड़ दो भाई। ठीक है, हमें क्या करना है, वेक्टर्स के एंगल्स के बारे में अच्छे से स्टडी करना है, ध्यान लगाकर स्टडी करना है, समझ में आना ही चाहिए। देखो कैसे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। जो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो फाइंड आउट यदि आपको करना है तो उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल पता करना चाहिए। ओके, डायरेक्शन के बीच का ये है। और एंगल कौन सा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा वाला एंगल होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब दो लाइंस के बीच में एंगल देखते हैं ना हम, तो दो एंगल बनते हैं, एक अंदर वाला इनर एंगल और एक आउटर एंगल बड़ा वाला। तो यहाँ पे वो वाला एंगल देखना आपको जो 180 से छोटा हो। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम देखें तो देखो, एक तो ये वाला एंगल बनेगा इधर से, ये नहीं लेना, ये 180 से बड़ा है। तो हमें कौन सा एंगल लेना है, ये अंदर वाला थीटा एंगल लेना है। ये एंगल डायरेक्ट इसलिए लिया है, ए की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन ये वाली है। ओके, ए और बी की डायरेक्शन हो गई। मैं यहां पर ये देखो, ये ए की डायरेक्शन है यहां से, और ये हो गई इसके पास बी की डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन जब गिवन आपको, तो इन दोनों के बीच में, ये जो इन दोनों के बीच में, ये देखो, ये आपके पास डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में ये इसका एंगल हो गया, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है। लेकिन जब मैं यहां पे आ रहा हूं, तो मैंने ये वाली डायरेक्शन कंसिडर नहीं की। ये वाली डायरेक्शन कंसिडर इसलिए नहीं की क्योंकि ये वाला अगर डायरेक्शन कंसिडर करते तो क्या होता, जो सेकंड वाला वेक्टर है ना वो तो एज इट इज सही है, लेकिन फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन इधर थोड़ी है। फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन इधर थोड़ी है, फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर है, इस डायरेक्शन में है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब इसकी एक्सटेंड किया इस लाइन को, तो हमें डायरेक्शन मिली और फिर हमने थीटा यहां पे ड्रॉ किया है। इसलिए ये वाला आगे वाला एंगल है दोनों के लिए। इसका डिटेल स्टडी करने के लिए आपको हमारा जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। और अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक जरूर करें वीडियोस को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आपको यहां से कितना फायदा हो रहा है, और उनको भी हमारा चैनल देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, स्टडी करने के लिए प्रेरित करें, आप इंस्पायर करें उनको भी। ठीक है, आप पढ़ोगे
सीखोगे, फायदा होगा, तो आप अपने आप ही बोलोगे नो डाउट। ओके, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। फिर इसके बाद है यूनिट वेक्टर। ये देखो यूनिट वेक्टर है ना, ये सबसे ज्यादा यहां पर तेज खोपड़ी है। ये खुद भी तेज है, और जो तेज लोग होते हैं उन्हीं को ये समझ में आता है। ठीक है, लेकिन समझना बहुत आसान है। इसको इतना आसानी से समझना है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो यूनिट वेक्टर है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो यूनिट वेक्टर है। ओके, यूनिट मतलब यूनिटी, 1 मतलब यूनिटी। जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 होगा, यूनिट होगा, वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, वो उसके यूनिट वेक्टर में निहित होती है, उसकी यूनिट वेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर कैप लगाना पड़ता है, जैसे हमने अभी देखा था, ए वेक्टर के लिए देखा था। फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब जो 3 स्टैंडर्ड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। 3 स्टैंडर्ड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मतलब ये आपके पास ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये 90 डिग्री का है एंगल, हाँ अब 90 डिग्री का है। ठीक है, अब 90 डिग्री का है। फिर ये जेड एक्सिस हो गया। इन तीनों एक्सिस का ये जो रेफरेंस फ्रेम बना है, इस रेफरेंस फ्रेम के लिए जो आपके पास इस रेफरेंस फ्रेम के लिए जो आपके पास अलग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, उनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर में आप देख पा रहे हो कि एक्स डायरेक्शन में एक कदम, एक स्टेप आप चल रहे हो, तो उसको हम एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोलेंगे, जिसका नाम है आई कैप। आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप। जहां तक जाना है वहां तक उतने आई कैप आप लिख दोगे। ओके, यहां से अगर मैं यहां तक जा रहा हूं तो 5 आई कैप लिख दूंगा यहां पे। ओके, अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ जा रहा हूं 4.123, तो ये कितना हो जाएगा? 3j हो जाएगा। अगर मैं यहां से इस जेड से इधर आऊंगा तो ये के कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आई कैप along x एक्सिस, j कैप along y एक्सिस, k कैप along z एक्सिस। ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स के बारे में है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद अपने पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल या पॉइंट की पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। अब पोजीशन वेक्टर के लिए हमें सबसे पहले उस पॉइंट का, उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट किस टर्म्स में होते हैं? एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, वाई एक्सिस की डिस्टेंस, जेड एक्सिस की डिस्टेंस। ये तो एक्स वाई जेड, अगर किसी की एक्स वाई जेड पोजीशन है तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे। आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आपको वीडियो देखना है। ओके, लेक्चर देखना है इसका पूरा, यहां पे हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो एक्स वाई जेड अगर पोजीशन है, उसकी लोकेशन है, इसका कोऑर्डिनेट्स है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर। इस पोजीशन वेक्टर का हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर आर। ये वेक्टर आर है, तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स टू ओपी वेक्टर, ओ से पी तक के लिए, ओ से पी की तरफ, पी की डायरेक्शन में एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर बताने का एक तरीका है। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। इसको लिखने का तरीका है, लिख सकते हो या ओपी का मोड लिख सकते हो, इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसके बाद है यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। जो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है ना, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो होगा आर कैप। आर कैप
इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपके सामने है, आपने वेक्टर लिखा, उसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन है आर वेक्टर, जो इसका यूनिट वेक्टर यहां पर आपके सामने आ गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आप देखो, वेक्टर विच रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल। कोई पार्टिकल के किसी टाइम इंटरवल के बीच में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आया है, तो इस डिफरेंस को, इस चेंज इन पोजीशन में होने वाले चेंज को बताने वाला जो वेक्टर है ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास ये एक थ्री रेफरेंस फ्रेम है, जहां पे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। इन तीनों एक्सिस पर हमारे पास एक पार्टिकल है जो इनिशियली ए पॉइंट पर था, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। थोड़ी देर बाद टाइम इंटरवल के बाद वो यहां से चेंज होकर अपनी पोजीशन को बना लिया उसने x2, y2, z2। और इसका डिफरेंस यानी कि पोजीशन में चेंज कितना आया है, ए से लेकर बी तक आ गया, ये ए से उठकर बी तक आ गया। और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ए से स्टार्ट होकर बी की तरफ जाने वाला वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए से बी तक का जो वेक्टर है वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट वाले की पोजीशन वेक्टर लिखो, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इसको r1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, o a वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक आपने एरो लगा दिया। ठीक है, o से a तक के लिए। फिर पोजीशन ऑफ b वाला, सेकंड वाला, दूसरा वाला पॉइंट का पोजीशन क्या होगी, r2 वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। आज किसी भी सामान का, मान लो कोई नोटबुक आपकी, उसका है, उसका प्राइस है 70 रुपीज। मान लो नेक्स्ट ईयर आप वो नोटबुक खरीदते हो, वो मिलेगी आपको 100 रुपीज में। चेंज इन प्राइस कितना है, 100 फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब R2 माइनस R1। ओके, वेक्टर की डायरेक्शन की तरह डिस्प्लेसमेंट की R1 से R2 की तरफ है, A से B की तरफ है, लेकिन उसका जो वैल्यू आएगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, B माइनस A से फाइंड आउट करेंगे, या आप R2 माइनस R1 से फाइंड आउट करोगे, या आप OB माइनस OA से फाइंड आउट करोगे। तो ये दोनों वेक्टर्स की वैल्यू मैंने आगे स्लाइड हुई है, ये रही। यह ऊपर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ओके, सेकंड माइनस फर्स्ट। फिर x2 माइनस x1 कॉमन आ गया, i कैप हो गया, y2 माइनस y1 आ गया, j कैप हो गया, z2 माइनस z1 आ गया, k कैप हो गया। फिर ये जो आपके पास, ये क्या आ गया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बोल रहे हैं, ओके, बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मोड लगा दोगे, ए बी का मोड लगा दोगे, ए से बी तक जो है ना डिस्प्लेसमेंट, वो ए बी हो गया। ओके, इसका x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप अगर यहां पे इनको ऑपोजिट भी रख दोगे, x1 माइनस x2 भी रखोगे, डिस्टेंस सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर गलत आ जाएगा ऊपर वाला। फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालने का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला पता है आपको। क्या फॉर्मूला पता है, वेक्टर गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, गिवन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
विच इज इक्वल्स टू ए बी कैप। ए बी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस तरीके से हमने जो दो लेक्चर्स में जो डिटेल्ड स्टडी किया है उनको हमने बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी रिवीजन किया है। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए इफ a इज इक्वल टू 3i कैप 4j कैप। आपको क्या है, यहां पर एक वेक्टर दिया हुआ है, आपके पास यहां पर एक वेक्टर है, a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना a के अलोंग। तो a का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? पहले सबसे पहले ये देखो, यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। बस हो गया सिंपल। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर k कैप नहीं है ना, तो k कैप का मतलब यहां पर 0 इंटू के कैप है। जो z का टर्म है वो 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है अंडर रूट 25, मतलब कि 5 आंसर आ गया इसका मैग्नीट्यूड का। आप इसको लिख सकते हो a कैप इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। सोल्व हो रहा है, कर दो सोल्व। 0.6 i कैप 0.8 j कैप, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। क्या पता ये यूनिट वेक्टर ही है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। यूनिट वेक्टर अगर आंसर 1 आए तो यूनिट वेक्टर है, अगर नहीं आए तो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो देखो, करके देखो एक बार, इसका मैग्नीट्यूड का, तो 0.6 का कितना? 36, 0.8 का 0.64, अंडर रूट 1 अंडर रूट करोगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, ठीक है, आपके सामने सिंपल है। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया आपके लिए। इजी है, सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। ओके, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, यही तो चाहिए हमें। तो ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा इस तरीके से, लैम्डा इस तरीके से, इन यूनिट वेक्टर 0.4 i कैप 0.8 j कैप लैम्डा k कैप। मतलब इसने बता दिया है आपको कि जो गिवन वेक्टर है ना वो एक टाइप का यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर लोगे? यस, करो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखो यहां पे, गिवन वेक्टर वो होगा अंडर रूट 0.8 स्क्वायर इंटू प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो गया, ठीक है। इसको का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? 0.4 का स्क्वायर 0.16 आता है। ओके, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आएगा और इधर से जो अंडर रूट है ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस इनको 0.16 माइनस 0.64 कितना आएगा? ये आएगा 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 0.2। ये लैम्डा स्क्वायर, देखो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0.2 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 0.2। तो आपका जो गिवन वेक्टर है ना, ये कैसे लिखा जाएगा?
इस वेक्टर को लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा इसको 0.4 आई कैप 0.8 जे कैप 0.2 का अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 0 कैप। अब ये वेक्टर है ना, ये परफेक्ट यूनिट है। अगर आपको कोई शक है तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो इसका, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो 1 ही आएगा। ओके, इस तरीके से। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड बी इज इक्वल्स टू 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप, यहां पे दोनों में ही k की कोई टर्म्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, k का यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ b, जिसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर हो और पैरेलल टू a, जो a की डायरेक्शन में हो, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड किसका चाहिए, b का चाहिए, डायरेक्शन किसकी चाहिए, a की चाहिए। इसका मतलब एक चीज तो श्योर हो गई, डायरेक्शन a की चाहिए, मतलब a का यूनिट वेक्टर निकाल लो। मैग्नीट्यूड मतलब उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना। देखो लिखने का मैं पूरा डिटेल में पूरा तरीका लिख रहा हूं, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करो ना तो भी आपको यहां पे आसानी रहे, तो भी आपको दिक्कत ना आए। तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना आएगा, 49 प्लस 24 स्क्वायर कितना होता है, करके देखो 576। तो ये दोनों मिलकर बनेगा अंडर रूट 625 इज इक्वल्स टू 25। ये मैग्नीट्यूड किसका है, बी का है। तो मैग्नीट्यूड तो इतना चाहिए, ये तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। हमें डायरेक्शन चाहिए ए की, तो ए की देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए होगा, ए का यूनिट वेक्टर होगा ए कैप होगा। और ए कैप को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, ए वेक्टर चाहिए, उसके अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। सिंपल है, सस्ता सुंदर टिकाऊ है ये। तो अब आगे देखो, ए वेक्टर कहां है, यहां है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, लिख दो आगे। देखो इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 5। तो ये 3 आई कैप, इसको वहीं पे सोल्व कर लेता हूं मैं, है ना। 3 आई कैप 4 जे कैप अपॉन 5, इसको और सोल्व करने पर जो ए कैप है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 आई कैप प्लस 4 0.8 जे कैप, ऐसे। या फिर उसको देखो, उसको वैसे भी अगर रखा रहने देना तो भी चल जाएगा, इसको ऐसे भी रखा रहने दो, क्योंकि आगे कैलकुलेशन आसान रहेगी हमारी। ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो b हो और उसका डायरेक्शन a हो। तो हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है 25, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन 25। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका,
मैग्नीट्यूड ऑफ, और डायरेक्शन किसकी, ए कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 25 इंटू डायरेक्शन ऑफ ए कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। सिंपल। सोल्व करना किसको नहीं आता, जो 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, जिसने आज तक पढ़ाई नहीं है, यहां तक बाकी सबको आता है। करके देखो तो ये हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होके 5 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 15i कैप प्लस 20j कैप, 15i कैप प्लस 20j कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना b के बराबर ही आएगा, इसकी डायरेक्शन देखोगे a के बराबर आएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन ध्वस्त हो गया, आपके सामने नस्त मस्तक हो गया, सर झुका के खड़ा है ये। अब आपको भी ऐसे ही इतने स्मूथली क्वेश्चन सोल्व करने आना चाहिए। आपको भी इच्छा नहीं होती कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो जितने अच्छे से, जितने स्मूथली बोर्ड पे जो क्वेश्चंस होंगे उतने स्मूथली नोटबुक में भी हो। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे के सारे आपको लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ऑटोमेटिकली आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। मैंने कितनी बार प्रैक्टिस की होगी इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और अब भी मैं कर ही रहा हूं आपके सामने, आपसे पहले मैं करूंगा इस क्वेश्चंस को। देखो, पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू वेस्ट, 3 मीटर ड्यू वेस्ट, 4 मीटर ड्यू साउथ, 4 मीटर ड्यू साउथ, फाइनली 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। 3 मोशन है, पहली वेस्ट में है, दूसरी साउथ में है, तीसरी अपवर्ड है, ठीक है, तीनों मोशन। द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड, एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स आर। एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एक उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इसको सबसे पहले हमें थोड़ा प्लॉट करना आना चाहिए, इसको इमेजिन करना आना चाहिए, इसको व्यू करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे, मान लो हमारे पास, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तो यहां पर देखो, ये एक एक्सिस तो हमने ये कंसिडर कर ली और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ये कंसिडर कर ली, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। ये हमारा यहां पर ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, इस डायरेक्शन में हम ईस्ट मानते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 डायमेंशनल अगर होता तो ऊपर की तरफ मैं नॉर्थ मान लेता, इधर ईस्ट हो जाता, इधर ईस्ट हो जाता, इधर वेस्ट, नीचे साउथ, और वर्टिकली अपवर्ड है ना। फिर यहां से उठा करके मुझे इस तरीके से, ये ब्लैक पेन है ये दिखाई नहीं देता, इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते थे। ओके, इस तरीके से लेना पड़ता, तो ये हो नहीं पाएगा, तो इसलिए यहां पे। अब देखो उसकी मोशन कैसे हो रही है, उसकी मोशन कैसे हो रही है वो देखना है। इसकी मोशन है, सबसे पहले है वेस्ट, मतलब ये ईस्ट है तो वेस्ट, सबसे पहले है 3 मीटर ड्यू वेस्ट, यहां से ये 3 मीटर आ रहा है वेस्ट साइड में, यहां से 3 मीटर इधर आ गया, ये 3 मीटर इस वेस्ट की तरफ आ गया, ईस्ट में नहीं आकर, ठीक है। देन 4 मीटर साउथ, फिर ये 4 मीटर, ये नॉर्थ है और इधर ही आ रहा है, नॉर्थ के ऑपोजिट इधर, ये साउथ में आ गया, इधर यहां पे आ गया, ठीक है। 4 मीटर। अब क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल ये 90 डिग्री का है। अब है फाइनली 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, 12 मीटर ये जो है ना, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी इस तरीके से कंसिडर कर लेता हूं, ऊपर की तरफ। ओके, इस जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है ना, वो कैसे भी कंसिडर कर सकते हो आप इसको, कोई लोग ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी, लेकिन यहां पर बनाने सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, ये 12 मीटर है। अब ऊपर की तरफ चला है ये थोड़ा इस तरीके से देखो आप कि यहां पर
ये हमारे पास एक पेज है आपके पास, ठीक है। इस पेज में मैंने कुछ कुछ लिख रखा है, चलो कोई नहीं। हाँ, ये है। इस पेज के लिए सबसे पहले जो वो बंदा है वो यहां से वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है वेस्ट। फिर वो जा रहा है साउथ की तरफ, मतलब वो साउथ इधर, साउथ मतलब वो इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में। फिर आ रहा है वो अप वर्टिकली अपवर्ड, फिर वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ओके, तो यहां से इस सेंटर की जो डायरेक्ट जो डिस्टेंस है, एक तो ये फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन या पार्टिकल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है उसने, ये देखो 3 मीटर, 4 मीटर एंड 12 मीटर। तो 3 हम पहले करेंगे डिस्टेंस, सॉरी, 3 प्लस 4 मीन्स 19 मीटर हो गया। तो फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो तो 19 आ गई, मतलब कहां कहां 19 है, ए में 19 है, बी में 19 है, तो दो तो कैंसिल। अब इन दोनों में से कौन सा है, दोनों में से देखो। अब आपको चाहिए डिस्प्ले या मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब यहां से डायरेक्ट यहां तक की डिस्टेंस, यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए ये, बिल्कुल। ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इससे आएगी। इससे क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहां पे 0 0 0 है, पहले ये 12 मीटर सारे परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 1 144 is equals to under root 69 under root not under root 13, it's 13। ये आपके सामने 13 हो गया, होपफुली दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट गलत ले लिया, चलो बता देता हूं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट, फिर 9, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, 169 हो जाएगा टोटल। 169 का जो अंडर रूट है वो होता है 13। ओके, तो इस तरीके से 13 मीटर, मतलब यहां पे नीचे वाले 15 मीटर है, ये भी कैंसिल आउट। तो ये वाला जो ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ए इज ए करेक्ट आंसर, सही आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम, पोजिशन वेक्टर of moving particle at time t is r equals to 3 I cap 4 t square j cap minus 3 t square k cap। its displacement during the time interval दिया हुआ है t is equals to 1 second to t is equals to 3 second is। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, गिवन क्या है पोजीशन वेक्टर। तो पहले इनिशियल टाइम पे पोजीशन फाइंड आउट कर लो, फाइनल टाइम पे पोजीशन फाइंड आउट कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आ गया, सिंपल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो शुरू से थोड़ा नजदीक लिख लेते हैं जिससे अच्छे से हो जाए। पोजीशन एट t is equals to 1 t is equals to 1 सेकेंड में पोजीशन क्या देखो, r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 I कैप प्लस 4 1 का स्क्वायर j कैप माइनस 1 का क्यूब k कैप। ऐसे t की जगह 1 रखना है, सिंपल। t की जगह आपने 1 रख दिया तो ये आ गया आपके पास r1 हो जाएगा, ये r1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3 I कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप, ये r1 आ गया। देन पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 3,
तो ये आ जाएगा फाइनल पोजीशन R2, ये क्या है 3i कैप। देखो पहले वाले आई कैप के साथ में कोई भी टी की टर्म्स नहीं है, कोई भी टी का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए टी नहीं रखना है। ओके डायरेक्ट, फिर अब प्लस 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर क्या है 4t स्क्वायर में t की जगह यहां पे 3 का स्क्वायर j कैप प्लस नहीं माइनस 3 का क्यूब k कैप। तो ये क्या बनेगा 3i कैप प्लस ये 9 4 जा 36 j कैप माइनस 27 k कैप, 27 k कैप। तो देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3i माइनस 3i मतलब i कैप की टर्म्स नहीं आएगी। किस किस में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, ये दोनों क्या 36j तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32j माइनस का 27 माइनस का k मतलब प्लस का 1 मतलब कि 26k कैप। तो ये हो जाएगा 32j माइनस 26k कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ओके R2 माइनस R1 वेक्टर ये आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आप हमारा जो क्वेश्चंस है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन हो गया, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इतना करना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाते हो। क्या ये लास्ट वाला इतना सा, अरे यार एक स्टेप छोड़ते ही आपको दिक्कत हो जाती है। चलो फिर से कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं। ये जो वन स्टेप जो मैंने बीच में स्किप की है, R2 माइनस R1 यहां तक तो हो ही गया ना आपका। तो पहले R2 को लिखता हूं मैं। ओके R2 को लिखता हूं तो क्या आएगा I कैप 36j कैप माइनस 27k कैप माइनस ऑफ, अब ऊपर वाला लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो अब देखो 3i माइनस 3 माइनस 3 i कैप प्लस 36 माइनस 4j कैप, फिर उसके बाद माइनस 27 माइनस 1k। तो ये हो जाएगा i कैप तो खत्म हो जाएगा 32j कैप माइनस 26k कैप। तो आपके पास ये वाला जो आंसर है, बी आंसर जो है ना वो सही हो जाएगा, ये आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जरूरी क्वेश्चंस थे, जितने मेरे को मिले यहाँ पे, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इसके बाद आगे आपको ये लेक्चर पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आप अगर यहाँ पर चैनल पर आज आपने फर्स्ट टाइम हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, हमें बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कौन से टॉपिक और कवर करना है वो भी बताएं। हर एक टॉपिक हम आपको जल्द से जल्द यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।